हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम हाजिर हैं क्लास 12th के इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिना समय गवाए चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज आगे की ओर और देखते हैं कि हमारा किस तरह का क्वेश्चन है। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है समसीमांत उपयोगिता नियम को किस नाम से जाना जाता है। तो समसीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन का नियम, गोसेन का दूसरा नियम और अधिकतम संतुष्टि का नियम भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। चलिए, इसी को हम लोग अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। कहता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन बाय विच नेम। तो लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। तो ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अवसर लागत अवधारणा का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बदले किया। तो ये दोनों हो जाएगा, यहां आगम के लिए भी और लागत के लिए भी, क्योंकि अवसर लागत से हम लोग दोनों चीज निकाल सकते हैं, आगम भी और लागत भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। तो दीर्घकाल में क्या होता है कि ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है। तो दीर्घकाल में हम इनपुट के सारे वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो फिक्स्ड हो या फिर वेरिएबल्स हो। तो क्या कहलाएगा ये? पैमाने के प्रतिफल से, रिटर्न्स टू स्केल। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। तो उत्पादन फलन, वितरण और मूल्य निर्धारण, ये तीनों जो हैं किससे हैं? सूक्ष्म अर्थशास्त्र से हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, एक सेकेंड थोड़ा सा, हमारा अगला क्वेश्चन होगा, कहता है पूर्ति वक्र की ढाल होती है। तो पूर्ति वक्र कुछ इस तरह से होता है, देखिए। तो ये ढाल नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, अर्थात ये क्या है? धनात्मक होगा। क्या होगा? धनात्मक होगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं स्लाइड को। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बाजार में फर्में स्वतंत्र रूप से मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है। तो आपको पता है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है, इसमें जो मूल्य का निर्धारण होता है वो मार्केट के द्वारा तय किया जाता है, ना कि किसी फर्म के द्वारा। एकाधिकार में, एकाधिकार का मतलब उत्पादन के सभी साधनों पर या उत्पादन का केवल एक ही व्यक्ति को अधिकार होता है, उसको एकाधिकारी बोलते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता जहां पर बहुत सारी फर्में होती है, बहुत सारी कंपनियां होती है। और अपूर्ण प्रतियोगिता को हम लोग बोलते हैं जहां किसी फर्म को पूरी तरह से अधिकार नहीं है कि वो कॉम्पिटिटिव फर्म हो। मतलब अर्थात ये कि यहां फर्मों के पास कुछ अपना अधिकार होता है। और अल्पाधिकार और एकाधिकार इस अपूर्ण प्रतियोगिता का ही एक पार्ट होता है। और अल्पाधिकार में क्या होता है? इसमें फर्मों को कुछ अपना राइट्स होता है, कुछ अपना पेटेंट्स होता है। चलिए तो बढ़ते हैं, यहां पे आंसर हो जाएगा पूर्ण प्रतियोगिता। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, बाजार मूल्य साम मूल्य से होता है। साम मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम। तो मार्केट जो बाजार मूल्य है, जो मार्केट प्राइस है, वो हमेशा बराबर होता है किसका? तो इक्विलिब्रियम प्राइस के बराबर होता है। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं। तो मार्केट प्राइस जो है वो इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन का। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? इक्वल टू द इक्विलिब्रियम प्राइस।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती है? तो अभी आपको बताया कि जो पूर्ण प्रतियोगिता वाला बाजार होता है वहां पे सारी वस्तुएं, एक तरह की जो भी वस्तुएं हैं वो एक सी कीमत पर बेची जाती है। जैसे मान लें हम किसी सब्जी मार्केट का उदाहरण लें, यदि वहां एक व्यक्ति आलू 10 रुपए किलो बेच रहा है, इसका मतलब होता है कि सारे लोग जो भी वहां आलू बेच रहे हैं सारे लोग 10 रुपए किलो ही बेचेंगे। तो ये किसका है? तो पूर्ण प्रतियोगिता का उदाहरण है। तो किसी बाजार में वस्तुएं एक सी कीमत पर बेची जाती है, तो आंसर हो जाएगा हमारा पूर्ण प्रतियोगिता। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम पूछा जा रहा है। तो उत्पादन क्या किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, और उत्पादित वस्तुओं का अर्थव्यवस्था में वितरण कैसे किया जाए, ये सभी जो है हिस्सा है किसका? केंद्रीय समस्या का। किसका है? केंद्रीय समस्या का। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहते हैं किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आपको पता है कि यदि कोई कंपनी है, वो कुछ उसके पास मशीनरीज होते हैं, लेबर मिलता है और कुछ रॉ मटेरियल होता है, इन सबों को मिलाकर एक प्रोडक्शन की प्रक्रिया पूरी होती है। तो जो हमारा फिक्स्ड चीजें हैं, जो स्थिर साधन है, वो नहीं बदलता है। बाकी हम लेबर और रॉ मटेरियल को बदल सकते हैं। तो क्या कह रहा है, किस साधन में अल्पकाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो स्थिर साधन है। जबकि हम लोग लॉन्ग रन में यानी दीर्घकालीन में ये सारी चीजों को बदल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो देखिए, भूमि भी है, श्रम भी है और पूंजी भी है। कौन नहीं है? तो मुद्रा नहीं है, मनी नहीं है। चलिए बढ़ते हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मांग की लोच मापने की विधि है? तो देखिए, मांग की लोच मापने की जो विधि है वो कुल व्यय प्रणाली भी है, बिंदु प्रणाली भी है, प्रतिशत या अनुपातिक विधि भी है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारा जो आंसर होगा वो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, अर्थात इनमें से सभी। आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की विकास जनित परिभाषा दी है? तो विकास जनित जो भाषा परिभाषा दी है वो हमारे सैमुएल्सन साहब ने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कौन दिए हुए हैं? तो सैमुएल्सन साहब दिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा? तो जहां भी धन की बातें चर्चा हो उसमें प्रथमतया जो होता है फर्स्ट में एडम स्मिथ साहब का ही नाम आता है। मैक्सिमम जगह पर एडम स्मिथ ही सही होता है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है, निम्नलिखित में से कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? कौन कार्य केंद्रीय बैंक का नहीं है? तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। तो साख नियंत्रण, ये भी केंद्रीय बैंक का काम है। सरकारी बैंकर, बिल्कुल है, ये सरकारों का बैंक होता है। नोट का निर्गमन करती है, बिल्कुल सेंट्रल बैंक ही नोट का निर्गमन करती है, यानी प्रिंट करती है। लेकिन साख सृजन का काम जो है ये केंद्रीय बैंकों का नहीं है। यानी केंद्रीय बैंक किसको बोलते हैं हम लोग? आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो साख सृजन जो है वो कॉमर्शियल बैंक करती है, व्यापारिक बैंक करती है, व्यापारिक बैंक करती है। कौन करती है? व्यापारिक बैंक करती है। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हमारा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 16। कहता है, निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्रीय बैंक है? चलिए वही क्वेश्चन आ गया जो हमने आपसे पूछा था। तो सीधा बिना कुछ सोचे हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई जिसको बोलते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि भारत में किसने 2000 रुपए का नोट निर्गमन किया है? तो जो केंद्रीय बैंक है वही नोट का निर्गमन कर सकते हैं। और हम लोग को पता है कि केंद्रीय बैंक कौन है?
भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है तरलता कोषानुपात में वृद्धि से मुद्रा की मात्रा है, तो इसी को हम लोग SLR बोलते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो। यानी कह रहा है तरलता कोष अनुपात में वृद्धि कर देंगे तो इसका मतलब बैंक को अपने पास जितना भी जमा है उसका ज्यादा परसेंटेज में अपने पास रखना होगा। इससे क्या हो जाएगा कि क्रेडिट क्रिएशन घट जाएगा, यानी कि मुद्रा की जो मात्रा है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कहता है कि हासमान पैमाने के प्रतिफल में क्या होता है। हासमान पैमाना का प्रतिफल मतलब ये देखिए ऐसा होता है प्रोडक्शन फंक्शन, यहां से तक तो इंक्रीजिंग रेट से होता है और फिर ये डिक्रीज होने लगता है। तो इसमें आंतरिक एवं बाह्य हानियां और आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं दोनों को शामिल करते हैं और उससे क्या होता है, हमारा निकलता है हासमान पैमाने के प्रतिफल में। तो यानी इस दोनों चीजों को हम लोग गिनते हैं, आंतरिक और बाह्य हानियां और आंतरिक एवं बाह्य मितव्यताएं सुलभ जिससे हमको मिलती थी। मान लेते हैं जैसे कि आंतरिक एवं बाह्य हानियां क्या हुई कि अचानक हम जब अपना प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, पहले 100 कुंटल चावल तैयार करते थे, अब 150 कर रहे हैं, तो उसमें हमको जो उत्पादन लागत है वो बढ़ने लगती है। टेक्नोलॉजीज का गैप आने लगता है। तो बहुत सारे कारण आंतरिक होती है, बाह्य भी इसी तरह से कई होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने लगता है, लेबर कॉस्ट बढ़ने लगता है। तो ये सारी बातें बाह्य मितव्यताएं में और हानियां में आती है। और आंतरिक में जो किसी फर्म या कंपनी यानी प्रोडक्शन यूनिट जो उसके अंदर की जो बातें होती है उसको हम लोग आंतरिक, और बाह्य जैसे रोड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना हो गया, इन सबको हम लोग बाह्य बोलते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा यहां ये दोनों होगा, यानी ए और बी दोनों। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। चलिए तो अगला क्वेश्चन में है, यहां है, निम्नलिखित में से कौन गोसेन का प्रथम नियम है। तो गोसेन का जो प्रथम नियम है वो है हमारा सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको सिंपल भाषा में समझते हैं कि यदि आप एक रोटी खाते हैं तो आपको काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, लेकिन जैसे जैसे आप रोटियों की संख्या बढ़ाते जाते हैं तो आपके जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, जितना पहले रोटी से मिला उससे दूसरे में कम मिलेगा, तीसरे में उससे कम मिलेगा, चौथे में कम मिलेगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो आज हम लोग 20 क्वेश्चन पर ही रखते हैं, फिर कल हाजिर होंगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आ सके। चलिए धन्यवाद।